नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी। एनडीटीवी इंडिया पर हमारा प्राइम टाइम शो इस वक्त आप देख रहे हैं। दिन भर की तमाम खबरें एक साथ एक जगह एक बुलेटिन में। आज बात करेंगे मुर्शिदाबाद हिंसा की। विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे, सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और राजनीति भी जमकर हो रही है। राजनीति भी दोनों तरफ से, बिल के हक में भी और बिल के विरोध में भी। आज इस पर हम विस्तार से आगे बात करने वाले हैं। तो खबरों की खबर में आज सबसे बड़ी खबर यही है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों आपत्ति की है? आखिर राज्यपाल ऐसा क्या करने वाले हैं जिस पर ममता सरकार में अब खलबली मच गई है? इस पर विस्तार से बात करेंगे। हम आपको दिल्ली में हुई उस हिंसा की खबर भी दिखाएंगे जिसमें दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक हिंदू युवक की हत्या हो गई। हत्या ने कैसे सांप्रदायिक रंग ले लिया और कैसे एक लड़की की गैंग्स ऑफ सीलमपुर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इससे हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेडी गैंग्स ऑफ सीलमपुर। और तीसरी खबर के तौर पर हम आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 90,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है। उसके मुख्य सचिव महोदय ने कैसे 1.25 लाख रुपए की पार्टी की और बिल खुद चुकाने की बजाय सरकार को थमा दिया। ये मुख्य सचिव का हाल है। इस खबर पर भी आगे बात करेंगे। और साथ ही चौथी खबर के तौर पर हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप पत्नियों के सताए हुए पतियों का दर्द सुनेंगे। आजकल ऐसी कहानियां बहुत आ रही हैं। लेकिन शुरुआत मुर्शिदाबाद से करते हैं। पश्चिम बंगाल का ये इलाका वक्फ कानून को लेकर 10-11 दिनों से हिंसा का शिकार है। लेकिन जब राज्यपाल सीवी आनंद बोस वहां के हालात का जायजा लेने के लिए निकले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका कड़ा विरोध किया। वो नहीं चाहती कि राज्यपाल बोस मुर्शिदाबाद जाएं। लेकिन राज्यपाल आज मुर्शिदाबाद के रास्ते में मालदा पहुंच गए हैं। वहां राहत शिविरों में पलायन करने वाले लोगों का हाल जाना और वहां से अब कल मुर्शिदाबाद जाएंगे और वहां 2 दिन जांच करके रिपोर्ट सीधे दिल्ली भेजने वाले हैं। इसीलिए अटकलें गर्म हैं कि आनंद बोस साहब की ये रिपोर्ट कहीं ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत ना बन जाए। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। বলছে তোমরা কে এখানে হিন্দু কোনো পরিবার রাখবো না, সবকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দেব। সব বম পিস্তল নিয়ে বাড়ি ঘর লুটকাট করে নিল। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। इस दर्द की पुकार जब कोलकाता में राजभवन की कानों तक पहुंची तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोकती रहीं, लेकिन राज्यपाल ने ये कहकर उनके आग्रह को ठुकरा दिया कि जमीनी हालात को जानना बेहद जरूरी है। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। That's an opinion by my esteemed constitutional colleague. I respect it. But I have my own assessment of the situation and my own style of functioning. So I'm going ahead. जिस तरह पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद की घटना के बाद बेहद तनाव और हिंसा की आग में झुलस रहा है, उससे पूरे देश की नजर राज्य पर है। राज्यपाल की मुर्शिदाबाद यात्रा 2 दिनों के लिए है। इस दौरान वो मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। मैं वहाँ जाता हूँ, विक्टिम से मिलेंगे, बात करेंगे और फील्ड से जो रिपोर्ट मिलता है उसको वेरीफाई करेगा, हॉस्पिटल में जाएगा, विक्टिम से घर में जाएगा, पहले में रिलीफ कैंप में जाएगा मालदा में। एनडीटीवी आपको लगातार बंगाल की बदहाली और हिंसा के सामने सरेंडर वाली मुद्रा पर खबरें दिखाता आ रहा है। राज्यपाल 2 दिन की यात्रा के दौरान मुर्शिदाबाद के हाल पर केंद्र को जो रिपोर्ट देंगे वो अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को ममता बनर्जी की सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। ममता सरकार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले की स्थिति अब नियंत्रण में है। उसी 17 अप्रैल को ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी लोगों को विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने टीएमसी, बीजेपी समेत सभी पक्षों को चेतावनी भी दी कि वो भड़काऊ बयान न दें, न ऐसा भाषण दें। ये हमारा पास जो रिपोर्ट है, जो एलिगेशंस है, वो एक प्री प्लान्ड प्लॉट था।
वो बाहर से बॉर्डर के उस पार से हमलाबाज कुछ लोग यहाँ पर घुसा और हमला तोड़ फोड़ पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब वो लोग किया और रिटर्न कर गया। और ये एक प्लॉट है, जो कुछ लोग आएगा, ये हिंसा करेगा, उसके बाद भाजपा स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद ये कमीशन जो है दिल्ली का सब कमीशन आएंगे, गवर्नर जाएंगे, ये एक बंगाल का एगेंस्ट में एक कैंपेन शुरू होगा, पॉलिटिकल कैंपेन शुरू होगा। दरअसल इस हिंसा और आगजनी की स्थिति वक्फ कानून बनने के बाद ही तैयार होने लगी थी, लेकिन 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद स्थिति काफी बिगड़ गई। यहाँ तक कि अपने घरों को छोड़कर सैकड़ों लोगों को बगल के मालदा में स्थित शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। इसी बिगड़े हालात का हवाला देकर बीजेपी के नेता कलकत्ता से दिल्ली तक एक ही मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है, जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। देश देख रहा ना कि कानून को स्थापित करना राज्य का काम है और राज्य को लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित हो। अब अगर मुर्शिदाबाद जल रहा है, 24 परगना जल रहा है या बंगाल के अंदर, और पुलिस मूक दर्शक के रूप में खड़ी है, दुकान लूटे जा रहे हैं, घरों को जला दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करके मुर्शिदाबाद से मालदा जा रहा है नदी के रास्ते बोट पे, तो इसके लिए वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। देश में ऐसी परिस्थितियाँ होगी, ये 1947 में था कि पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर रहा था, आज अपने ही देश में बंगाल में पलायन कर रहा है। और तो ये तो सरकार अटर्ड फेल्योर हो चुकी है, वहाँ पे कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हिंदू समाज ने तय किया है कि हम जो है आगामी 19 तारीख को पूरे देश में जिला स्तर पर प्रदर्शन करके और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देंगे, जिसके माध्यम से हम मांग करेंगे कि महामहिम अब बहुत हो चुका, बंगाल की पावन धरा जो पूज्य संतों की पवित्र भूमि है, माँ काली के जो जयकारे थे उसके कण कण में, रोम रोम में जयकारे गूंजते थे, आज क्या हो गया इसको? तो ये बंगाल की स्थिति परिस्थिति को ठीक करने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए। तो इसलिए ये मांग को लेकर के हम पूरा देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता से समाज के साथ मिलकर के, क्योंकि समाज में गहरा आक्रोश है, देशव्यापी लोगों को रोजाना सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये ऐसे हिंदुओं पर आक्रमण कब रुकेगा आखिरकार। वहाँ के शासन तो बिल्कुल पूरी तरह से वो घुटने टेक चुकी है उनके जिहादियों के सामने। ऐसी स्थिति में हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी मांग लेते हुए हम लोग राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे कि महोदय आप जो है हमारे हिंदू समाज के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए आप आगे आइए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। अब राज्यपाल के जाने के बाद राज्य सरकार की बेचैनी और बढ़ गई है, क्योंकि उनकी केंद्र के पास भेजी जाने वाली रिपोर्ट सबसे अहम होती है। एनडीटीवी आपको लगातार मुर्शिदाबाद से पलायन करने वालों की दर्द भरी दास्तां दिखा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी अपने अध्यक्ष विजया राहतकर के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद का दौरा किया। उस टीम की नजर भी महिलाओं पर ही है, जो नाहक मुर्शिदाबाद वाली हिंसा की चपेट में आ गई। नहीं, हमने तो उनकी चिंता तो उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए हमें तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप में इन सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए, ये भी हम देखेंगे। मैंने जैसे कहा कि अभी तो हम आए हैं, हमें उन सभी पीड़ित महिलाओं के साथ बात करनी है, क्या घटा है, किस तरीके से किस हालत में वो रह रहे हैं, इसके बारे में हमें उनके साथ बात करनी है, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। अब सबकी नजरें राज्यपाल पर हैं, जो 2 दिन तक मुर्शिदाबाद में ही रहेंगे। लेकिन हाईकोर्ट के ये कहने के बावजूद कि नेता अपनी वाणी पर संयम रखें, ऐसा लगता है कि ऐसे आदर्श दूर होते जा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।
तो राज्यपाल मुर्शिदाबाद जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिक्कत है। वक्फ कानून का विरोध है तो आप अदालत में जाइए। अदालत में सुनवाई शुरू भी हो गई है, 2 दिन की सुनवाई हो भी गई और एक तरीके से फिलहाल के लिए कोर्ट ने अंतरिम राहत भी दे दी है, किसी तरह की कार्रवाई सरकार को करने से मना कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में जब 5 मई को फिर से सुनवाई होनी है, अगली तारीख भी तय हो गई है, जब अदालत का रास्ता खुला है तो फिर क्यों सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक तौर पर किया जा रहा है? अहिंसा के तौर पर प्रदर्शन हो समझ में आते हैं, लेकिन हिंसक प्रदर्शनों को कोई सही नहीं ठहरा सकता। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी यही कहा। लेकिन एक कानून पर खून बहाने वाली नौबत क्यों आनी चाहिए? बंगाल में यह स्थिति क्यों पैदा हुई? देश भर में तमाम राज्यों में वक्फ कानून को लेकर विरोध हो रहे हैं, लेकिन जो स्थिति बंगाल में है वैसा कहीं और नहीं दिख रहा है। मुर्शिदाबाद इस पूरी घटना का एपिसेंटर बना हुआ है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से याद दिलाते हैं दरअसल ऐसा क्या हुआ बंगाल में कि चीज़ें धीरे धीरे करके बिगड़ती चली गई। शुरुआत हुई 8 अप्रैल को। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की। ये पहली हिंसा थी जिसमें कई वाहनों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। पुलिस से उनकी झड़प भी हुई जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। फिर 9 अप्रैल को ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि बंगाल में वक्फ कानून को वो लागू नहीं करेंगी। ये इस बयान ने आग लगा दी। 10 अप्रैल को मुर्शिदाबाद हिंसा में 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में और तेज हिंसा भड़क गई। वक्फ बचाव अभियान शुरू हुआ जिसमें 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बसें जलाई, पथराव किया और कई सारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया। 12 अप्रैल को हिंसक भीड़ ने हद कर दी जब एक पिता और पुत्र को पीट पीट कर मार डाला। ये सब कुछ मुर्शिदाबाद में हो रहा था। 13 अप्रैल की बात करें तो घर, मकान, दुकान जलाए जाने से मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके से 500 लोगों का पलायन हुआ और 14 अप्रैल को यह हिंसा मुर्शिदाबाद से बढ़कर 24 परगना जिले तक पहुंच गई। ये मामला तब बिगड़ा जब इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया। आईएसएफ पर मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने का आरोप लगा है। इसके बाद 15 अप्रैल को पीटीआई के मुताबिक ये खबर आई कि मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी शामिल हुए हैं। खासकर 2 कट्टरपंथी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी और अंसारुल्लाह बांग्लादेश टीम एबीटी के सदस्यों पर शक जताया गया। 16 अप्रैल को ममता बनर्जी ने इमामों के साथ बैठक की और आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में दंगा पूर्व नियोजित तरीके से भड़काया गया, जिसमें बीजेपी, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों की मिलीभगत थी। 17 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि मुर्शिदाबाद समेत सभी संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। 18 अप्रैल को राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद 2 दिनों के लिए मुर्शिदाबाद चले गए, जहां से वो अपनी रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय को दिल्ली भेजने वाले हैं। इसीलिए राज्यपाल के इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट ममता बनर्जी की सरकार पर कहीं ना कहीं आंच डाल सकती है। बस इसी पर अब राजनीति तेज हो गई है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बाहर के राजनीतिक दल और नेता भी अब लगातार बयान दे रहे हैं। बंगाल पर तेज हुई राजनीति पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। बेगुनाहों के घर से लेकर अरमान तक उजड़ गए, लेकिन सियासत का अखाड़ा गुलजार हो गया। आगे बॉर्डारेर 5 किलोमीटर पर्यंत बीएसएफ এর আন্ডারে ছিল। প্রেজেন্ট হোম মিনিস্টার আইন করে 50 কিলোমিটার করে দিয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে 50 কিলোমিটার। কেন এটা হবে? এটা তো আমারও যুক্তি। ममता ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दाव चला तो बीजेपी के साथियों ने सियासी घेराबंदी कर दी। पूछा, दीदी को अपने ही देश के जवानों पर इतना अविश्वास क्यों है? मुझे लगता है कि अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कोई थोड़ा सा भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया इस बात का, कौन इन्वॉल्व था, किसने पैसे दिए, क्या एविडेंस है। लेकिन इस सियासी घात प्रतिघात के बीच ममता बनर्जी की अपील ठुकराकर मुर्शिदाबाद निकले बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस अपना इरादा जाहिर कर चुके थे। राज्यपाल ने कहा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको राज्यपाल के नाम ममता बनर्जी की अपील दिखाते हैं। এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর।
लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस टस से मस नहीं हुए। साफ साफ कह दिया, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो सीधे गृह मंत्रालय को जाएगी। Understand their sentiments, feelings, their needs. Then we'll take proactive action. Redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp. Then I will give my comment later. ममता की अपील का राज्यपाल पर असर भले न हुआ हो, लेकिन विरोधियों को मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया। पहले दिन नहीं जाना चाहिए था, तुरंत नहीं जाना चाहिए था, और अब राज्यपाल जा रहे हैं तो उनको मना कर रही हैं। माने हिंदुओं की व्यथा पूछने का, उनके पीठ पर हाथ रखने का, उनके घाव पे मलहम लगाने का कोई प्रयत्न नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। ममता बनर्जी से पूछे जा रहे सवाल और मुर्शिदाबाद के हाल पर सियासत तो पहले ही से एक्टिव थी। संतों के खेमों में भी हलचल तेज हो गई। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगी। मुर्शिदाबाद में और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हालात है, इन सब विषयों पर चिंतन किया जाएगा, प्रस्ताव पास किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन। क्या इसकी मांग प्रधानमंत्री से भी आप करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन भी देंगे और मिलेंगे? केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। बीजेपी के साथी और समर्थक तो उनके साथ बने रहे, लेकिन सियासी साथियों ने दीदी के समर्थन में खुलकर कुछ नहीं कहा। आरजेडी ने बंगाल में वक्फ अधिनियम के विरोध की तरफ और तरीके पर सवाल उठा दिए, तो कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य तक दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। भारत के नागरिक की जान की कीमत पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। पीड़ित हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। बंगाल में चुनाव तनाव के बिना नहीं होते, खेला भी हर बार होता है। ये बात ममता भी मान रही है। এটা রাজনীতি করার জায়গা নয় যে ভোটার পোলারাইজেশন করব। এসব খেলা অনেক হয়েছে। ইলেকশন আসলে এক বছর আগে থেকে এসব খেলা সব জায়গায় হয়। सवाल यह है कि क्या हर चुनाव से पहले ऐसा खेल बंगाल की नियति चुका है? अगर हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी बड़ा सवाल है। वक्फ कानून को लेकर संसद से पास होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। वक्फ कानून पर आपको जैसे पता है कि देश के दो बड़े राज्यों में इस वक्त गहन चर्चा विमर्श चल रहा है। ये दो बड़े राज्य हैं बंगाल, जहां पर हिंसा हो रही है, और दूसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। उल्टा वहां की पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने एक नए तरीके का फॉर्मूला अपनाया है। बीजेपी ने यूपी के मुसलमानों को इसके फायदे यानी वक्फ कानून के फायदे बताने का अभियान शुरू कर दिया है। 15 पार्टी के सांसद, विधायक से लेकर बूथ कार्यकर्ता मुसलमानों के घर जाएंगे। बीजेपी की रणनीति अमीर बनाम गरीब मुसलमान करने की है। इससे पहले पार्टी का पसमंदा मुसलमान वाला फॉर्मूला ज़्यादा नहीं चला था, लेकिन अब अभी भी बीजेपी ने हार नहीं मानी है और उसको लगता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक में अगड़े बनाम पिछड़े या अमीर बनाम गरीब कर कर अपना फायदा देख सकती है। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। पहले बीजेपी हेड ऑफिस में बैठक हुई, फिर लखनऊ में, और फिर उन बैठकों से तय हुआ कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझाया जाएगा। प्लान तैयार हुआ, तारीख भी तय हो गई। 20 अप्रैल को इसी दिन से यूपी में 15 दिनों का अभियान चलेगा, जिसका नाम रखा गया है वक्फ समझदारी अभियान। सांसद से लेकर बूथ लेवल कार्यकर्ता मुसलमानों का दरवाजा खटखटाएंगे और समझाएंगे कि कैसे वक्फ कानून उनके भले के लिए है।
सभी भाजपा के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और जो भाजपा के जिलाध्यक्ष और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें लोगों से संवाद करेंगे और बिल की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि कुछ देखने में ऐसा आया है कि कांग्रेस और सपा जैसे विपक्षी पार्टियों ने जो सीए पर उन्होंने भ्रम फैलाया था, जो संविधान पर भ्रम फैलाया था, वो भ्रम की राजनीति, डराने धमकाने की, बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को दंगाई टूल बना करके वो दंगा कराना चाहते हैं। और आप बंगाल के अंदर देख भी रहे हैं और तमाम राज्यों के अंदर उनकी योजना है कि मुसलमानों को सड़कों पर लाया जाए, मुसलमानों को उकसाया जाए और तमाम वो उस तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। आम धारणा और विरोधियों का आरोप होता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, तो फिर वक्फ कानून पर बीजेपी सुपर एक्शन में क्यों है? पार्टी की रणनीति इस बार अमीर बनाम गरीब मुसलमान करने की है। वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत ने फिलहाल वक्फ काउंसिल और बोर्ड में नियुक्ति पर रोक लगा दी है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी सरकार का वक्फ कानून फंस सकता है, इसलिए वो बार बार कह रहा है कि बीजेपी देश के मुसलमानों से माफी मांगे। वक्फ बाय यूजर, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न वक्फ बाय यूजर है, क्योंकि 90% ज़मीनें वक्फ बाय यूज़र में हैं, जिनके बहुत सारे लोगों के ज़मीनों के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, लेकिन 200 साल 300 साल पहले वो वक्फ की हुई हैं। मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी जो हैं, तो उसको कैसे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में लाया जाएगा? तो सरकार इस पर बैकफुट पे आई और हम ये समझते हैं कि एनडीए जो है भारत के संविधान को नहीं मानता। देश तो संविधान से चलेगा और माननीय अखिलेश जी चाहते हैं कि इस देश में शांति, तरक्की, सौहार्द, भारत आगे जाए, नागरिकों में एकता और अखंडता हो, जिसको परस्पर तोड़ने का प्रयास एनडीए ने जारी कर रखा है। वक्फ का ये विवाद उस वक्त खड़ा हुआ है जब पश्चिम बंगाल में इस पर खूनी हिंसा हो चुकी है। बंगाल में हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि कानून हाथ में लेने वालों से कैसे निपटा जाता है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? बंगाल में चुनाव 1 साल की दूरी पर है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 साल का समय है। बीजेपी के लिए बंगाल भी अहम है और उत्तर प्रदेश तो अहम है ही। बीजेपी इससे पहले पसमानदा मुसलमानों को अपना बनाने की कोशिश कर चुकी है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर महिला मुसलमानों पर भी दांव लगा चुकी है, लेकिन अब तक बीजेपी के हाथ खाली रहे हैं। लेकिन हाल ही में कुंदरकी के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत गया, जबकि यहाँ पर 65% मुस्लिम वोटर हैं। इसलिए बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों का मन बदलने लगा है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब क्राइम की खबरों की बात करते हैं। दिल्ली का सीलमपुर आज सुबह से चर्चा में है। कल रात वहां 17 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई। इस मामले में खुद को लेडी डॉन बताने वाली एक युवती पर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि हथियारों के साथ रील बनाने की शौकीन जिक्रा ने कुणाल की हत्या कराई है। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर इलाके के लोगों में आज खासा आक्रोश दिखा। पुलिस ने भी शाम होते होते जिक्रा को अपने कब्जे में ले लिया। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कैसा हो गया ये सब, जी नहीं पाएंगे हम फिर। मेरा पुराना अस्पताल से आया था, टीवी से बता दी कि छुट्टी लेकर हफ्ते में 5 बजे आए थे हम छुट्टी लेकर घर पे। 1 घंटा आराम करा, फिर वो नहा दो बेटा, नहा दो बोला, माँ भूख लगी है, कुछ खाया पिया नहीं हमने, दूध और समोसे मंगा ले, चाय बना के खा पी लेंगे कुछ। बेटा रुक जा, 2-4 मिनट रुक जा, दे रही फैसला भी, ताकि उन्हें लेट जाते मुझे। मैंने उसे पैसे दी, 5-7 बजे निकला वो घर से दूध लेने के लिए। तो उसी को 25-30 मिनट बाद आ खबर के बच्चे को कुछ आंखों से गोद दिया किसी ने। एक लड़की 4-5 लड़कों ने गोद दिया लड़कों को साथ, और डॉक्टर की दुकान में भागा छुपा तो डॉक्टर को मारा लोगों ने। मेरे बच्चे को खींच के चाकू फाड़ दिया, उसको बिल्कुल हाथ से मार दिया। बेटे को भूख लगी थी, माँ से चाय के लिए कहकर दूध लाने के लिए निकला, लेकिन थोड़ी ही देर में खबर मिली कि उसे चाकुओं से गोद दिया गया। मामला दिल्ली के सीलमपुर का है। जे ब्लॉक में रहने वाले 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद
सड़क पर लोगों का आक्रोश उमड़ आया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये साहिल और जिक्रा नाम के दो लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हत्या की है। हालांकि पुलिस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि वो फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और जो भी आरोपी है उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जो यहाँ का इलाका है, यहाँ की बस्ती, आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए गलियों में जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर अब शुरू कर दिया गया है। इस समय मैं ठीक क्राइम स्पॉट पर मौजूद हूँ। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी मौजूद है। यहाँ पर टेप्स लगा करके रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और ये मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास ही एक इलाका है जहाँ पर कल रात को कुणाल की, नाबालिग कुणाल की चाकू गोपकर हत्या की गई थी। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ कुछ मौजूद है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रोनित। रोनित, क्या स्थिति है यहाँ पर लोगों की? कुणाल के साथ क्या हुआ? सर जिस देश के युवा उस देश का आप स्थिति पहचान सकते हो, दिल्ली की स्थिति पहचान सकते हो। जिसके युवा खतरों में 17 साल का एक युवा मारा गया सर, कल को हम पे भी हमला हो सकता है। हमें इंसाफ चाहिए सर। ये लोग जितने भी सर ये आरोपी है सर, इन्हें जल्दी खत्म करना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर फांसी की मांग कर रहे हैं सर। इतनी बेरहमी से हमारा डॉक्टर की दुकान के अंदर हमारा वो भीख मांग रहा था अपनी जिंदगी की। बात कर 17 साल उम्र की। कुणाल के पिता की हाल ही में एक सर्जरी हुई थी। गुरुवार को कुणाल उन्हें लेकर अस्पताल से लौटा था। अस्पताल से लौटने के बाद मां से कहकर वो दूध लाने गया था। कुणाल को दुकान पर चाकू से लैस बदमाशों ने घेर लिया और थोड़ी दूर ले जाकर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। बताया जा रहा है कि कुणाल ने लगातार उनसे जान बख्श देने की गुहार लगाई, लेकिन हत्यारे उसे लहूलुहान करके वहां से भाग निकले। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और हमने भी उनसे किया जी, मैं मांग करी है कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, इनको इनकाउंटर कराया जाए इनका। जैसे हमारे बच्चों को उन्होंने मारा है, काटा फाड़ा है बुरी तरीके से, 15-20 चाकू मारे पेट में, तो उनका भी साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सर। कुणाल को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सीलमपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। आखिर कुणाल की हत्या क्यों की गई? पुलिस ने अभी तक कोई नाम नहीं लिया है, लेकिन इस मामले में जिक्रा नाम की एक लड़की का बार बार जिक्र आ रहा है। जिक्रा नाम है उस लड़की का, वो 8-10 लड़के लेके घूमती है, बदमाश। अभी थोड़े दिन पहले जेल भी काट के आई, कट्टा पकड़ा गया था उसके पास, और वो हमेशा घूमती है 8-10 लड़कों को लेके, कट्टे चाकू लेके घूमते हैं वो। आज मेरा लड़का अकेला उनको मिल गया मौके पे दूध लेते हुआ, तो उन्होंने मौका देख के उसे घेर लिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जिक्रा कौन है। बताया जा रहा है कि जिक्रा सीलमपुर के इलाके में पिस्टल लेकर घूमती है और वो खौफ बनाने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल करती है। उसे गैंगस्टर के अंदाज में रील्स बनाने का शौक है। इंस्टाग्राम पर जिक्रा के हजारों फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसके गैंग में 10 से 12 लड़के हैं। वो पिस्टल लेकर खुद को लेडी डॉन बताती है। पिस्तौल के साथ जिक्रा का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो 1 महीने पहले का है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में जिक्रा को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन सवाल उठता है कि कुणाल से जिक्रा की क्या दुश्मनी थी। लड़का साहिल नाम का, दूसरा उसकी बहन है जिक्रा उसकी बहन है। वो लड़कों का 6-7 25-30 लड़कों का कम से ग्रुप बना के चलती रात को। शराब भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, खुला पीती है वो सिगरेट चलती। पहले भी ये लोग इस तरीके की हरकतें करते थे? हाँ करते थे। किवाड़ में लात मारना, अंडे मारना, बच्चों को छेड़ना, रास्ते में लड़कियों को टोकना, ये हरकत करते थे। गाड़ी फेंकना, उठा के गाड़ियों को लात मारना। आरोप लगाया जा रहा है कि जिक्रा ने अपने भाई का बदला लेने के लिए कुणाल पर हमला करवाया। जिक्रा के भाई पर कुछ साल पहले हमला हुआ था और आरोप है कि ये हमला कुणाल और उसके दोस्तों ने कराया था। हालांकि इस हमले में जिक्रा का भाई बच गया था, लेकिन मर्डर की कोशिश का केस दर्ज हुआ था। थोड़ा बताएंगे लड़की कौन है जिक्रा जिसका आप आरोप लगा रहे हैं? उसकी बहन है जिसने ये मर्डर करा है। कौन है वो शख्स? नाम बताओ उसका। क्या नाम है लड़के का? जो साहिल। उसका भाई है जिक्रा। उसने ये कहा था इसको मरवा दो। क्यों? लेकिन यही मतलब छोटी सी लड़ाई हुई थी बच्चों में, वो लड़ाई का इतना बड़ा इशू बना के इसने खत्म करवा दिया। जो कह के गई उसने कर दिया। कुणाल की हत्या के विरोध में शुक्रवार की सुबह लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। प्रशासन के समझाने पर लोग सड़क छोड़कर गलियों में चले गए थे, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लोगों का कहना है कि कुणाल का शव घर वालों को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पुलिस उसे सीधे श्मशान घाट ले जा रही है।
तो सीलमपुर में इस गर्ल गैंग्स ऑफ सीलमपुर की इस घटना की वजह से वहाँ पे आपस में दो समुदायों में भी तनाव पैदा हो गया है, जिसमें शक है जिक्रा, उसको अब पुलिस ने पकड़ लिया है और माना जा रहा है कि पुलिस इस केस को बहुत जल्द सुलझा भी लेगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये जिक्रा है कौन? कौन है ये जिक्रा जो बार बार खबरों में आ रही है, सुर्खियों में आ रही है? हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। गैंगस्टर हाशिम बाबा से इस लेडी डॉन का कनेक्शन बताया जाता है। हाशिम की जो बीवी है जोया, उसकी करीबी रही है ये जिक्रा। जोया की बाउंसर थी ये। मांडोली जेल में बंद है हाशिम बाबा इस वक्त। जोया भी ड्रग्स मामले में जेल की सजा काट रही है। जिक्रा अपने पास हथियार रखती है, बंदूक वाली के नाम से ये मशहूर है, रील्स बनाती है। 10 से 15 लड़कों का एक गैंग इसने बनाया हुआ है। आर्म्स एक्ट में ये जेल भी जा चुकी है। हथियारों के साथ रील बनाना इंस्टाग्राम के लिए इसका शौक है। पुलिस के कब्जे में रहते हुए भी इसने रील्स बनाई है। इसीलिए इस पूरी कहानी में ये जो महिला है, ये जो लेडी डॉन है जिक्रा, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार उसने ये इतना बड़ा काम क्यों किया। कुणाल की हत्या के बाद सीलमपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें खास तस्वीर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। वहाँ के मकानों पर पलायन के पोस्टर दिख रहे हैं। ऐसे कई लोग प्रदर्शन में शामिल हुए जो हाथों में पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी से मदद मांग रहे थे। इस बीच आम लोगों और बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि सीलमपुर में भी योगी मॉडल यानी बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। कुणाल की हत्या के बाद दिल्ली का सीलमपुर चर्चा में है। यहाँ की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें यहाँ के लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में पलायन की बातें कही गई हैं। जरा सुनिए यहाँ के लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। बहुत परेशान है, हमारे बच्चों को छेड़ाछाड़ी करना, लड़कियों को छेड़ाछाड़ी करना, और हमारे ईंट पत्थर फेंक के मारते हैं, घर में डिब्बा फेंक के मारते हैं कूड़े का, और हमारे बच्चों को धमकाते हैं जी कि तुम नहीं। कितनी बार शिकायत करी आप लोगों ने? हमने बहुत बार करा शिकायत, किसी ने नहीं सुना जी। हमारे को मदद चाहिए योगी जी की, और बस हमारे मोदी की। हाँ, हमारे बच्चों को सुरक्षा नहीं है, मैं रहना नहीं है जहाँ पे। रेखा जी की मदद चाहिए हमारे को, बस हमारे बच्चों की सुरक्षा। हिंदू प्लान कर रहा है योगी मॉडल लागू हो, क्या नाम है? विशाल। क्या स्थिति है यहाँ पर हिंदुओं की? देख लो अभी क्या स्थिति है, बताया भी है कि 6 बार हो चुका ही है। अगर पहले ही 2-3 हो गए थे, प्रशासन जब ये ऑप्शन उठाती तो आज मौका ये मिलता उनको करने का। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा गुनहगार ये प्रशासन है। लोगों का आरोप है कि पुलिस भी उनकी फरियाद नहीं सुन रही। इस बीच दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह नेगी सीलमपुर आए और दीवारों पर लगे पोस्टरों को हटाते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। विधानसभा से रविंद्र सिंह नेगी इस समय सीलमपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों के जो घर हैं उनका यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर यहाँ पर पलायन के लगाए गए थे, उनको यहाँ पर रविंद्र जी खुद अपने हाथों से हटा रहे हैं। आप ये पोस्टर हटा रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल, यहाँ पे कानून का राज है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी प्रकार का पोस्टर हिंदुओं के साथ हर तरीके से हिंदुओं के साथ हम लोग खड़े हैं और मजबूती से जो भी यहाँ गैर कानूनी काम आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के काउंसलर जो नशे का कारोबार करते हैं, अफीम, गांजा, पिस्टल, हथियार और तो और यहाँ पे तार का कारोबार चल रहा है, और जो उसका विरोध करता है उसकी हत्या कर दी जाती है और फांसी। आप इनको काट जरूर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा डर का माहौल है, शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकते। प्रशासन अपना काम करेगा, हम लोग मजबूती से परिवार के साथ खड़े। बरहमपुरी में भी यही स्थिति थी, हम परिवार के साथ गए। बरहमपुरी में जो मस्जिद बन रही थी उसको सील कराया और आज फिर आपसे क्या बोला परिवार ने बोला सजा मिले। मैंने कहा अगले कुछ घंटों में आरोपी पकड़े जाएंगे और चल पाएगा। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी होगा। बीजेपी के दूसरे नेता भी सीलमपुर पहुंचे और कार्रवाई के लिए योगी मॉडल का जिक्र किया। चाहे लेडी है, चाहे नाबालिग हैं, इनके सारे के सारे ये हथियार हैं जो इस्तेमाल करके आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित हो। सुरक्षित करने का क्या उपाय है कि जो पुलिस का, प्रशासन का डर होता है,
दहशत होती है गुंडों बदमाशों में, आज वो शायद नहीं रही। आपकी पुलिस से बात हुई है, क्या बोला उन्होंने? तो अभी हमारा यही कहना है कि हमारा पुलिस प्रशासन सख्त हो, इन गुंडों बदमाशों को पकड़ करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनको खुलेआम फांसी हो, और इनके घरों के ऊपर भी योगी बाबा वाला स्टाइल का बुलडोजर चलना चाहिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि कुणाल मर्डर केस में न्याय होगा। खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। सीलमपुर इलाके में 4 साल पहले दंगा हुआ था और अब लोग जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो भी बेहद संवेदनशील है। कहा जा रहा है कि वो जोया की बेहद करीबी है, लेकिन जोया पिछले दिनों दिल्ली के वेलकम एरिया से ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हो गई और वो भी जेल चली गई। माना जा रहा है कि जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना खुद का गैंग बनाने में जुट गई है और गैंगस्टर के रूप में अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि जेल से छूटने के बाद जिक्रा लाला नाम के किसी शख्स को इस इलाके में ढूंढ रही थी। आरोप है कि लाला ने जिक्रा के भाई पर हमला किया था। इसी क्रम में जिक्रा ने कुणाल से लाला के बारे में पूछा, लेकिन कुणाल ने जब जिक्रा की मदद नहीं की तब कुणाल की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि जिक्रा के भाई पर जिन लोगों ने हमला किया था वो कुणाल के परिचित थे। हालांकि उस हमले में कुणाल सीधे तौर पर खुद शामिल नहीं था और जिक्रा के भाई साहिल को उस हमले में कोई नुकसान तक नहीं हुआ था। तो ये तो हुई कहानी जिक्रा की, जो इस वक्त वांटेड है और लेकिन अब पुलिस के कब्जे में है सीलमपुर में हुई इस वारदात के बाद। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह सुक्खू अक्सर राज्य की माली हालत खराब होने का रोना रोते हैं, लेकिन उनके सेवा विस्तार पाए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 1.25 लाख रुपए की पार्टी कर ली। यहां तक कि तो ये तो गनीमत है कि पार्टी की, लेकिन बिल जब उनके पास आया तो उन्होंने ये बिल जो कि होली पार्टी का था वो सामान्य प्रशासन विभाग को भुगतान के लिए भेज दिया। अब बाबू ये पैसे डकार गए और बिल उनका जनता चुकाएगी, क्योंकि वो पैसा जनता का ही तो है। पहली नजर में आपको लगेगा कि इस तस्वीर में खास क्या है। ऐसी पार्टी की तस्वीरें तो अक्सर दिखती रहती हैं, लेकिन ये तस्वीर खास है, बहुत खास। पहली खासियत है कि ये पार्टी हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने दी है। दूसरी खासियत इससे भी बड़ी है कि ये पार्टी अपने मातहत 75 IAS अफसरों को दी है। तीसरी खासियत है कि अफसर तो अफसर, उनके बीवी बच्चे भी पार्टी में आए हैं। चौथी खासियत है कि इस पार्टी पर 1,22,020 रुपए का खर्चा बैठा। आप सोच रहे होंगे कि ये चारों खासियत भी कोई खासियत है, लेकिन पांचवी खासियत सबसे अहम है, क्योंकि ये बिल हिमाचल सरकार के पास भेज दिया गया है कि इसका भुगतान करो। यानी पार्टी करे अफसर, होली के नाम पर मौज उड़ाए बाबू लोग और उसका खर्चा भुगते हिमाचल के गरीब लोग। गरीब इसलिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखवीर सुक्खू ही आर्थिक तंगी का रोना रोते रहते हैं। अब बताइए कि मुख्यमंत्री कहेंगे कि पैसा नहीं है और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सरकारी पैसे पर अपने मातहत IAS अधिकारियों के साथ मौज करेंगे, तो इस पाखंड और बेईमानी पर आप क्या कहेंगे? 1,000 रुपए प्लेट का खाना अधिकारी डकार गए, स्नैक्स अलग से, ड्राइवर के लिए खाना अलग से और आने जाने के लिए टैक्सी का किराया अलग से। यानी अधिकारियों का होटल हॉलिडे होम तक आना फ्री, जाना फ्री और खाना फ्री। सुक्खू जी खामख्वाह सोचते हैं कि फ्री में तो वो आम लोगों के लिए रेवड़ी बांटते हैं। रेवड़ी का असली मजा तो उनके बाबू उठा रहे हैं, वो मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना उठा रहे हैं, जिन्होंने सरकारी खर्चे पर अपने सेवा विस्तार के लिए होली पार्टी दी थी। अब विपक्ष कह रहा है कि इस मामले की मुकम्मल जांच हो। भारतीय जनता पार्टी मांग करती कि मुख्यमंत्री जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं वो इस तरह की फजूल खर्ची को रोके और आगे से
इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की हिम्मत किसी अधिकारी की ना हो, ऐसी कार्रवाई मुख्यमंत्री महोदय करें, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में खिले एक खूबसूरत फूल की तरह है, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि इस पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले साल सितंबर में खबर आई कि 3 महीनों से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। उस समय तक सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी थी, लेकिन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना होली के रंग में ऐसे डूबे कि उन्हें राज्य की माली हालत का बोध ही नहीं रहा, और अगर रहा तो उनके अंदर दिल और संवेदना नाम की चीज नहीं रही। तभी तो सरकारी खजाने पर 1.25 लाख रुपए की लंच पार्टी के बिल भेजने की बेशर्मी कोई बड़ा अधिकारी इस तरह दिखा सकता है। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों ने चुप्पी साध ली है। शिमला से वीडी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि बीते कुछ दिनों से हम ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी। दरअसल ये घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए हमको दिखाना पड़ रहा है। कभी ड्रम में मारकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ड्रम के अंदर जमा दिया, तो कभी सांप से डसवाने का नाटक रचा। इस बीच मध्य प्रदेश में पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। कई संस्थाओं ने पुरुषों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर पर साल भर में 22,000 से ज़्यादा लोग मदद मांग रहे हैं अपनी पत्नियों से पीड़ित होने पर। बल्कि अब पुरुष आयोग बनाने की मांग भी उठने लगी है। ये वो बेचारे पति हैं जिन्हें पत्नियों का बर्ताव वैवाहिक आतंकवाद लगने लगा है। शादी, जिसे कभी गृहस्थी का सुख कहा जाता था, अब कई पुरुषों के लिए वैवाहिक कुरुक्षेत्र बन चुकी है। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने चुप्पी की दीवार पर पहली दरार डाली। अब मध्य प्रदेश में भी पति रो रहे हैं, चुपके नहीं, खुलेआम। भोपाल के उमेश सलोनिया, शादी कर ली, सपने बोए, पत्नी को पढ़ाया, एमएससी करवाई। पढ़ाई होते ही आरोप लगाया कि पत्नी 8 महीने तक गायब रही। शिकायत करने थाने गए तो उन पर ही मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा। मेरा जीवन खराब हुआ, लेकिन मैं उन लोगों को सज़ा दिलाऊंगा। यदि सज़ा नहीं दिलाएंगे तो मेरे ऊपर आखिरी ऑप्शन जो अतुल सुभाष और नितिन और भी जो लोग भाई हैं, हम लोग क्या करें। कानून हमारे साइड नहीं है, अपराधियों के साइड है। आज हमारे पास हमारा घर बचाने के लिए कोई ऐसी धारा नहीं है। आज एक आदमी कहते कमाने बाहर जाता है, अपनी फैमिली को किसके भरोसे? कानून के भरोसे। क्या यदि होगा तो वो हमारा साथ देगा, लेकिन यहाँ तो कानून ही गलत है। आफ्ताब अली, कभी आंखें थी ही नहीं, फिर भी मारपीट का आरोप लगा। सरकारी नौकरी मिली तो पत्नी ने सपनों के बैंक से फिक्स डिपॉजिट मांग लिया। कहते हैं पत्नी परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। बात नहीं बनी तो मायके चली गई। यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन मायके वालों ने गुजरात के 2 अलग अलग शहरों में FIR करवा दी। अलीगढ़ में भी मामला दर्ज हुआ। आफ्ताब भागते रहे, कानून की छड़ी देखते रहे। बेटी 7 महीने की थी तभी बीवी साथ ले गई, आज तक मिल नहीं पाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अदालत से हर महीने किस्त में दर्द मिलता रहा। पे अलग रहने के लिए दबाव बनाया जाता था स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही, और लेकिन जब मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ तो इसके बदले में मेरे को ये मुकदमे लगा दिए गए। 2019 से लेके अब तक परेशान हैं और लगातार अभी तक को हमारे पे कोई सुनवाई नहीं, जबकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। बिना किसी प्रमाण के ही उन्होंने सिर्फ आवेदन दिया है और उसके बदले में मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। वाल्मीकि अहीरे, शादी के 9वें दिन पिता को खोया, घर की छत संभाली, लेकिन पत्नी को ये मंजूर नहीं था। छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ, मां को वृद्धाश्रम भेजने की मांग, ना मानी तो झूठे केसों की झड़ी का फरमान। आज 27,000 की नौकरी में 18,000 पत्नी के खाते में जाता है। बाकी बचे पैसे से वाल्मीकि किश्तों में खुद को जिंदा रखते हैं। बीच बीच में उनके परिवार को मैंने मैसेज द्वारा जानकारी दी, मौखिक भी कहा कि भैया उनको भेज दो, लेकिन किसी ने एक ने नहीं सुनी। और ऊपर से उनकी मम्मी कहती कि अगर इनकी मदर एक्सपायर हो जाएगी तो हम अपनी लड़की को भेज देंगे। तो फिर मैंने तलाक के लिए अर्जी लगाई थी कोर्ट में। जब दुख बांटने वाले नहीं मिले तो भाई बनाना पड़ा, संस्था नहीं मजबूरी का नाम। भोपाल में पुरुषों के लिए हेल्पलाइन खुली। फोन पर हर महीने 2000 पुकारें आती हैं और हर पुकार में टूटी हुई हंसी, घुटी हुई चीखें। संस्था को साल भर में 22,000 शिकायतें मिली हैं। 46 पुरुषों को आत्महत्या से बचाया गया। हर महीने 2000 प्रताड़ित मदद मांगते हैं।
2014 से अब तक 4,08,862 शिकायतें मिली हैं। हेल्पलाइन नंबर है 888-2498-498। हमारा पूरा समर्थन ये है कि हम लोग उन पुरुषों को सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, गरीब परिवार से, जिन्हें कानून का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। भारत में महिला का आयोग है, भारत में बाल आयोग है, भारत में वृद्धों का आयोग है, इवन दो भारत के अंदर जानवरों का आयोग है, प्रकृति का आयोग है, पुरुष आयोग की बात क्यों नहीं की जा रही है? एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुई कुल आत्महत्या में से मध्य प्रदेश में 15,386 लोगों ने सुसाइड किया। 9% आत्महत्या मध्य प्रदेश में दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में 7,532 विवाहित पुरुषों ने मौत को गले लगाया। 3,128 विवाहित महिलाओं ने भी आत्महत्या की। 5 सालों में पारिवारिक कलह के कारण मध्य प्रदेश में 31.7% लोगों ने आत्महत्या की। देखिए, ये आ गया है एक नया तरह का आतंकवाद, जो कि वैवाहिक आतंकवाद हम इसको बोलते हैं, मैरिटल टेररिज्म। इसमें महिलाओं ने जो हमारे देश के कानून हैं, जो उनके फेवर के लिए बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके पुरुषों के ऊपर, पति और पति पक्ष के ऊपर फर्जी मामले दायर किए हैं। जो कल तक घर बसाने के सपने देख रहे थे, आज वकीलों के दफ्तरों में अपनी जिंदगियों की फाइल ढूंढ रहे हैं। कभी किसी वकील की मेज पर, कभी किसी जज के फैसले में, कभी किसी हेल्पलाइन की घंटी में रोती हुई आवाज गूंजती है, हमें बचा लो। मैं पुरुष हूं और मैं भी प्रताड़ित होता हूं, मैं भी घुटता हूं, पिसता हूं, टूटता हूं, बिखरता हूं, भीतर ही भीतर रो नहीं पाता, कह नहीं पाता। ये लाखों उन प्रताड़ित पुरुषों की आवाज है जो आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। इन्हें न्याय कब मिलेगा, किसी को नहीं पता। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाते हैं कि कैलेंडर में कल क्या है, यानी 19 अप्रैल को क्या बड़ा होने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया था आज के बुलेटिन में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा के बाद अब कल मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, जो कि दंगा पीड़ित इलाका है। राज्यपाल वहां वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के असर का खुद जायजा लेंगे। कल जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये, कांग्रेस पार्टी दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय इंदिरा भवन में संगठन से जुड़े मुद्दों पर बड़ी बैठक कर रही है। इस मीटिंग में पार्टी के महासचिव और राज्य प्रभारियों के अलावा कांग्रेस पार्टी से जुड़े संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की जो एफआईआर, जो चार्जशीट हुई है, उस पर लेकर कार्रवाई को लेकर भी चर्चा कर सकती है। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।